नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि शुरुआत कैसे करें, और यूपीएससी को यदि आप सही ढंग से नहीं जानते हैं, इसके एग्जाम के नेचर को आप नहीं जानते हैं, तो आज का ये जो लेक्चर है, आज की ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, जो पहले से भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक यूपीएससी के सिलेबस को डिफाइन करते हुए आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आर्टिकल 20 जो हमें देखना, अनुच्छेद 20, उसको भी आगे मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की क्लास में यूपीएससी के एग्जाम के नेचर को देखते हैं। यूपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछता है, क्या इसका जो अपना नेचर है एग्जाम का वो कैसे है, और किस तरह से कितने कितने सब्जेक्ट इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा ब्रीफ डिस्कशन मैं आज करूंगा। और जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं जीरो से तैयारी की, वो यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों की क्वेरी लगातार आ रही थी कि यूपीएससी के जो सिलेबस को वो थोड़ा सा डिफाइन किया जाए और जो एग्जाम पैटर्न है उसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में शुरुआत मैं यहीं से करूंगा, और उसके बाद आर्टिकल 20 को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पिछली क्लासेस कर रहे हैं पहले से ही लेक्चर 1 से, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये जो सेगमेंट है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं जो अभी आज नए जुड़े हैं। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपको जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। और आपको बुक्स मिल रहे हैं कि नहीं भैया, कमेंट सेक्शन में बात बताएं। बुक्स आपको यहाँ पे फ्री में दी जा रही है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको जो लेक्चर है, जो क्लासेस है, पूरा यूपीएससी का सिलेबस है वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार लाइक का बटन दबा दो। आप सभी से थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबाया करो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करो आप, मतलब कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करें। ये इतना क्या करें, हमारे एंड से कोई भी आपको चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाए जाते, कोई भी फीस आप पर इंपोज नहीं की जा रही है। सो दैट प्लीज यार आप सभी एक काम किया करो कि भाई अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में, ताकि और लोग भी इससे थोड़ा सा एंटरटेन हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम का जो नेचर है यूपीएससी के उसको समझेंगे, उसको बारीकी से देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शुभम मिश्रा के नाम से ओनली यूपीएससी का एक दूसरा चैनल है जो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर ले। जो इसकी लिंक है इस चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कल आपको इस चैनल पर एक वीडियो देखने को मिलेगी यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ये मानिए कि आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगी वो वीडियो। ठीक है, तो प्लीज जाकर वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर आपकी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, आज जो मैं आपको ये इनिशिएटिव आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, ये अगर आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं और किसी कारणवश आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, अवेयर नहीं है यूपीएससी एग्जामिनेशन से, तो ये यकीन मानिए कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत एकदम जीरो से करते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना। यूपीएससी ये जो एग्जाम है, यूपीएससी नाम का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी कि यूपीएससी का जिक्र किस आर्टिकल में दिया गया है, भारतीय जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में भारतीय सिविल सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। आज मैं एकदम ब्रीफ में डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, और ये मानिए कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की अभी तक सही ढंग से शुरुआत नहीं की है तो आज आप बिल्कुल यहीं से शुरुआत कर दें। चलिए देखिए, ये प्री वाला मामला है, ये मेंस वाला मामला है, ठीक है, और ये जो आपका इंटरव्यू वाला मामला है ना, इंटरव्यू वाला मामला है। ठीक है, अब ये देखिए, बार बार आपको डिस्कस किया जाता है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 पार्ट में यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है ना। ये सारा चीजें आप तो ओवरऑल हर जगह आपको पता होंगी सारी चीजें।
तो भैया ये जो प्री वाला मामला है उससे थोड़ा सा हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम करना है, फिर उसके बाद मेंस देखेंगे। इंटरव्यू तो सभी जानते हैं क्या मामला है, हर जगह आपको वीडियो मिल ही जाती है, ठीक है। देखिए प्री वाला जो मामला है, ये मामला यही बात बिगड़ रही है। सही पूछा जाए तो यूपीएससी के एग्जाम को क्या डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मेंस वाला जो एग्जाम है वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन अंतिम लिस्ट में होगा या नहीं। लेकिन यहां पहुंचने से पहले लोग यहीं पर क्या हो रहा है, यहीं पर लोग यहां पर अपना जो दम है वो तोड़ दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है उनसे, है ना। प्रीलिम्स जब क्वालिफाई नहीं होगा तो ये जो टिकट प्रीलिम्स पास करके मेंस वाला आपको दिया जाता है वो कैसे पॉसिबल होगा। तो एक बार हम प्रीलिम्स को देखते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे अपने जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अपना शेड्यूल आपको बनाना है, किस तरह से आपको टारगेट करना है इस प्रीलिम्स एग्जाम को। उसके बाद मेंस को देखेंगे, उसके बाद अपन लोग इंटरव्यू को थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डिस्कशन है इसके बाद मैं आर्टिकल 20 आपको डिस्कस करूंगा, अनुच्छेद 20 जो आगे लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मामला है यूपीएससी के, इसको देखते हैं कि क्या किस तरह से आपको कैसा जो नेचर है एग्जामिनेशन का यूपीएससी, ये प्रीलिम्स वाला जो मामला है, ठीक है, प्री। अब देखिए ये जो प्री वाला मामला है उसमें एग्जाम का जो पेपर आप सभी जानते हैं 200 नंबर का ये मामला बनता है ना। 2 पेपर पूछे जाते हैं प्री में, एक तो जीएस नाम का है ना, जीएस पेपर 1 ये कह सकते हैं, और एक है सीसेट नाम का, है ना, सीसेट नाम का, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो जीएस क्या नाम से जानते हैं इसको, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाला मामला है वो अभी मैं डिस्कस करता हूं क्या है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जीएस 1 में देखिए, ये जो जीएस 1 है प्रीलिम्स का, ये 200 नंबर का पूछा जाता है। कितने मार्क्स के होते हैं इसमें, ये 200 नंबर का यहां पर पूछा जाता है ना। और ये 200 नंबर का पूछा जाता है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, यहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। और कितने घंटों में, 2 घंटों में, 2 घंटों में आपको 2 आवर्स में आपको क्या करने होते हैं, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा क्या स्कोर अगर आप करते हो, कितना अटेम्प्ट करते हो तो आप सेफ हो, ठीक है। तो ये क्या है, 200 नंबर का पूछा जाता है जीएस पेपर 1, ये प्रीलिम्स की बात चल रही है। और 200 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे में इसके आपको जवाब देने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस जीएस पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी प्रीलिम्स के इस पेपर में, जीएस पेपर 1 में, जीएस के पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सीसेट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये सीसेट वाला नेचर क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। देखिए ये जो सीसेट वाला मामला है, यहां पे आपको 80 क्वेश्चन, कितने 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने घंटे में भैया, 2 घंटे में ये 80 क्वेश्चन आपको इसका जवाब देना होता है। और ये भी कितने 200 मार्क्स का ये भी सीसेट वाला पेपर होता है ना। 200 नंबर का होता है सीसेट का जो पेपर है, 80 क्वेश्चन के होते हैं 2 घंटे में। और ये क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, नाम इसको दिया जाता है किसका भैया, क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम है। अब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब आप समझिए कि इस पेपर में आपको सिर्फ पास होना होता है। पास होने का मतलब यह है कि आप ये कहिए कि 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर, तो उसमें 33% अगर मार्क्स आप इसमें पा ले रहे हो तो ये पेपर में आप पास हो जाते हो। अच्छा, ये जो पेपर में जितने नंबर आपके मिलते हैं, ये नंबर मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं। मेरिट का मतलब यह है कि ये नंबर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इन 200 नंबरों में इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्या नहीं किया जाता है, इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब, क्वालिफाइंग का मतलब ये, अगर आप 28 to 29 क्वेश्चन, मैं ज्यादा बता रहा हूं, अगर आपने इतने क्वेश्चन यहां पर नेगेटिव मार्क हटाकर यहां पर अटेम्प्ट सही कर लिए तो ये पेपर आप इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। बस ये पासिंग मार्क के लिए ये पेपर होता है, ठीक है। अब ये जो पेपर ये 200 नंबर वाला है, यही मेरिट डिसाइड करता है आपका प्रीलिम्स का, कि आप एग्जाम मेंस में आप क्वालिफाई करोगे या नहीं। मतलब क्या
कि इसी में कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ का मतलब ये मानकर चलिए कि अगर आपके 50 क्वेश्चन सही है, 52 क्वेश्चन सही है, वो कितने क्वेश्चन सही है जिससे आप पास होकर मेंस का एग्जाम दोगे, वो यही पेपर डिसाइड करता है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ पास होना होता है, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो ये कुछ एग्जाम का नेचर है, प्रीलिम्स के 2 पेपर का है। अब देखिए सीसेट में कितने क्या क्या पूछा जाता है वो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा, और जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं अभी आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। चलिए क्लियर हो गई बातें? एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ आप सभी क्लियर हो गई। अब प्रीलिम्स में, ये जो प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1 वाला मामला है, ठीक है, प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 वाला मामला है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, कितने कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो देख रहे हैं। क्या हिस्ट्री पूछी जाती है, और क्या पूछी जाती है कोर सब्जेक्ट में हम मान ले तो ज्योग्राफी पूछी जाती है ना, और क्या क्या पूछा जाता है भैया, ये आपका पॉलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूछा जाता है ना, और क्या क्या पूछा जाता है भैया, ये आपकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ये भी पूछी जाती है ना, और क्या क्या पूछा जाता है भैया, साइंस एंड टेक वाला जो मामला है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और क्या क्या पूछा जाता है भैया, ये 1 2 3 4 5 और एक आपका जो सब्जेक्ट हो गया वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पूछा जाता है। क्या भैया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है भाई, ये 6 कोर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हैं, पूछे जाते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतिहास है ना जानते हैं, ज्योग्राफी मतलब भूगोल है ना, या कोई दिक्कत है, पॉलिटी वही भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं ना, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना, क्लियर है बातें, शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, और आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं ना, ठीक है, विज्ञान और जो भी, और ये क्या है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये देखिए ये 6 कोर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहां पर, अब आप क्या आपकी जो स्टडी होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर वो क्या होनी चाहिए, क्या कोर्स पार्ट है वो पढ़े जाने चाहिए, या करंट वाला मामला है, क्या क्या कैसे कैसे किया जाना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए कि हिस्ट्री है, ये जो आपकी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना। अच्छा ये आप अभी बिल्कुल छोड़ दे कि कितने पार्ट में डिवाइड है, बस एक चीज आप याद रखिए, इस हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। क्या भैया, इसमें विश्व का जो इतिहास है वो नहीं पूछा जाता है, बस ये बातें एक बार दिमाग में बैठाएं, विश्व का इतिहास ये प्रीलिम्स में क्या है नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जो जितने सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, लोग ये सोचते हैं कि क्या ये जो 6 सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं इनमें से किसी 2 या 3 सब्जेक्ट को पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, पॉलिटी से ज्यादा पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि मामला जो है वो अगर आप 45 50 55 क्वेश्चन, अगर आप 55 मान लेते हैं, 50 से प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं तो ये मान लेते हैं बात बन जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो लोग सोचते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि यार 20 क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लेंगे और 10 क्वेश्चन यहां से कर लेंगे और यहां से ऐसे ही 15 क्वेश्चन यहां से कर लेंगे, यहां से ज्यादा पूछ रहा है और मामला क्लियर हो जाएगा मेरा। तो भैया एकदम मन से दिमाग से ये चीजें निकाल दें, किसी खास सब्जेक्ट को पढ़कर यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको क्वालिफाई करना है ये एग्जाम तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं किसी खास सब्जेक्ट को पढ़कर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस किसी को क्वालिफाई कर पाएंगे तो ये भी भ्रम जो है वो बिल्कुल भी मन से निकाल दे, ठीक है। ये बातें इसलिए मैंने बोली क्योंकि बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है, लोग पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाते हैं कि भैया यहां से ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, ये ऐसा करते हैं ये 3 सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो यहां से मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं भैया, सब अगर आपको देखिए यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना मूर्खता है। अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यूपीएससी को प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगली बार भी वहां से क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन
सब्जेक्ट वाइज चेंज करता रहता है। कभी पॉलिटी से ज्यादा आपका 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अगले साल पॉलिटी से कहीं 12 से 16 ही कर दिया। तो भैया ये नेचर, आप ये कहें कि किसी खास ईयर खास सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया मामला यहां सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ये मन बिल्कुल से आप भ्रम निकाल दे भैया कि किसी खास सब्जेक्ट को पढ़कर यूपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना होगा, सबको आपको समय देना होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने इतिहास की बात आपको बताई, ठीक है। ज्योग्राफी वाला जो मामला है, इसमें भी आप ये मानकर चलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, अगर कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, तो मैं साफ साफ कहता हूं भैया, ये 6 से 12वीं तक की 6 to 12th की जो एनसीईआरटी आती है, ठीक है, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं ज्योग्राफी वाली, तो मोर देन इनफ है। अगर आप ये सही से 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप सही से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब भारतीय राज व्यवस्था की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो राज व्यवस्था वाली आपकी जो क्लास चल रही है अभी, है ना, क्लास चल रही है, अगर आप वो सही से करते हैं तो मेरा दावा है कि आपके अगर 20 क्वेश्चन भी यूपीएससी किसी साल पूछ रहा है या 22 भी पूछ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप सही ढंग से जो हमारे एंड से पढ़ाया जा रहा है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, इसी के साथ साथ आप क्या करते हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं यूपीएससी के क्वेश्चन आपको कहीं से भी गलत नहीं होंगे। और अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो ये बात मानिए जितने क्वेश्चन पूछ रहा है सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, मैं दावे से कह सकता हूं। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको हमारा साथ देना है, ठीक है। तो क्या भैया, ये राज व्यवस्था की बात हो गई। इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, अगर आपने कोर जो सब्जेक्ट है, आप बात समझिएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर की मैंने बात की कि कहां से करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो भैया ये जो इकोनॉमी वाला मामला है ना, इकोनॉमी वाला मामला है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो करंट में चल रहे होते हैं, ठीक है, करंट में जो टॉपिक चल रहे होते हैं जो कोर से जुड़ते हैं, समझ रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है आपका, अर्थशास्त्र वाला जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ये इकोनॉमी सब्जेक्ट आपको करंट से जोड़कर पढ़ना चाहिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप ये कहें कि इसका जो महत्व है करंट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को करंट से जोड़कर आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सभी को चाहिए करंट से जोड़कर, लेकिन कुछ ऐसे खास सब्जेक्ट है, ऐसी विज्ञान ये वाला मामला, साइंस एंड टेक वाला जो मामला है, ये ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जहां पे मैं दावे से कहता हूं, अगर आप इसके कोर सब्जेक्ट को थोड़ा कोर अगर आपने क्लियर किया है और करंट वाला मामला अगर इसमें क्लियर है साइंस एंड टेक में, तो यकीन मानिए कि आपके क्वेश्चन यहां से छूटेंगे नहीं। आप ये करें कि भैया 18 से 24 महीने, कम से कम 1.5 से 2 साल का जो करंट है साइंस एंड टेक वाला मामला, ये अगर आप कवर करते हैं तो प्रीलिम्स में यहां से जो क्वेश्चन है वो बन जाता है आपका। तो भैया ये जो पेपर है, ये साइंस एंड टेक वाला जो पेपर है, वो कोर तो अपना मजबूत करो, आप जो बेस है साइंस एंड टेक का वो आप मजबूत करो, लेकिन इससे ज्यादा क्या है भैया, बेस अगर मजबूत हो गया आपका, तो आप क्या है, करंट वाला जो टॉपिक चल रहा होगा वो आप आसानी से समझ पाओगे, है ना। तो करंट से यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट ओरिएंटेड पेपर है ये। सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी साइंस एंड टेक में करंट से सीधा आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट बेस्ड पेपर है, मैं तो ये कहता हूं साइंस एंड टेक, ठीक है। तो भैया ये जो इनोवेशन साइंस एंड टेक में हो रहे हैं, वो इनोवेशन जो नवाचार हो रहे हैं, वो साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंस के एग्जाम को अगर देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को, तो मैं दावे से तजुर्बे के साथ कहता हूं मेंस के कि भैया ये जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, यहां से करंट जो अफेयर वाला पोर्शन है, जो नवाचार किए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक में, अगर आपने वो बारीकी से देख लिया, पढ़ लिया, तो आपके क्वेश्चन साइंस एंड टेक पोर्शन से छूटेंगे नहीं, मैं दावे से कहता हूं, ठीक है। तो भैया ये क्या है, साइंस एंड टेक वाला मामला। और ऐसे ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो मामला है, ये भी जो करंट में चीजें चल रही हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी जिस हिसाब से, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो करंट से डील करते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो करते ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। जो आपका ये क्या है, ये आपका जीएस पेपर 1 है, जो कि 200 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। यही क्या है, मेरिट डिसाइड करते हैं। मेरिट डिसाइड का मतलब है, इसी में से मान लेते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब
बात ये आती है कि सर कितने क्वेश्चन में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो भैया आप ये मानकर चलिए, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, तो अगर आपके 50 से 55 क्वेश्चन लगभग ये सही हो रहे हैं, 50 से 55 क्वेश्चन के बीच आप अगर सही कर पा रहे हो, तो यकीन मानिए कि ये प्रीलिम्स आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, हो रहा है। क्योंकि भैया ये जो 50 से 55 का मामला, अच्छा कई लोग कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन आपको ज्यादा लेकर चलना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम को कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन पे एग्जाम नहीं चलता है, आपको सेफ साइड लेकर चलना होगा, ठीक है। 50 से अधिक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की स्थिति में आ रहे हो, अपने को पा रहे हो, तो इस एग्जाम को आप इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। अच्छा, और जो कैटेगरी के लोग हैं वो इससे नीचे, अपने को इससे नीचे माने, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। आप ये मत लो कि मैं इस कैटेगरी से हूं तो मुझे कम करना है, बिल्कुल आपको थोड़ा कम करना होता है, ठीक है। खासकर SC ST के वर्ग के लोग जो हैं, कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी कट ऑफ नीचे जाती है, लेकिन आप ये मानकर चले, आप पहले से क्यों प्रेडिक्ट करके चल रहे हो कि मुझे कम करना है। आप देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, मैं बार बार कहता हूं, बहुत ब्रॉड एग्जाम है, तो आप अपने आप को कम मत मानो कि भैया मुझे कम करना है, जितना अधिक हो सके उतने अधिक का आप क्या करो, आप टारगेट बनाकर चलो। तो भैया ये अगर इतने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका इजीली क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पेपर जो है आपका इस तरह से डिसाइड कर। अच्छा, ये जो आप ये समझिए कि 50 क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं ना 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई करो। अच्छा, ये 50% यानी कि 100 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके 50 लगभग सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लगभग जो आज का नेचर चल रहा है एग्जाम का, ट्रेंड जो चल रहा है। तो ये मानिए कि कितना टफ एग्जाम है। कहने का मतलब है कि भैया 50% मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, यानी कि आप प्रीलिम्स पास कर ले रहे हो। तो क्या है इसका मतलब, भैया 50% आप अगर आप 10th में आप 50% मार्क्स लेकर आओ तो आपको कहेगा कि भैया ये 50% मार्क्स मिला है, क्या है यार ये बेकार का है। तो क्या कहने का मतलब है कि 50% यहां अगर मार्क्स आपके मिल जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए ये तो प्रीलिम्स की बात रही, अभी जब मेंस का जो मामला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा, आपको यकीन नहीं होगा कि जो टॉपर होते हैं वो कितने परसेंट मार्क्स लाते हैं और टॉप कर जाते हैं। रैंक 1 वाला, जो रैंक 1 वाला है ना, वो कितना परसेंट मार्क्स लाता है और परसेंटेज पे क्वालिफाई कर जाता है, रैंक 1 ला पाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, तो ये क्या है, ये प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 की बात रही, ये क्या है, ये पेपर 1 की बात रही। अब आप ये सब चीजें तो ठीक है, अब सीसेट वाला, जीएस के प्रीलिम्स में सीसेट वाला जो मामला है, क्या भैया सीसेट वाला मामला है, कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में, ठीक है। सीसेट को लेकर बहुत ज्यादा क्वेरी है, बहुत अधिक क्वेरीज सीसेट को लेकर पड़ी हुई है कि अच्छा ये समझ में नहीं आता कि 2-3 साल पहले सीसेट को लेकर इतनी क्वेरीज नहीं आती थी। हर दूसरा स्टूडेंट यही पूछता है कि सर ये सीसेट वाला पेपर कब होगा, सॉरी ये इसका जो क्लासेस हैं वो कब कराई जाएंगी। ये जो सीसेट वाला पेपर है, ये देखते हैं कि कैसे ये सीसेट जो पेपर है वो क्या क्या पूछता है। देखिए 80 क्वेश्चन, आपके 80 क्वेश्चन इसमें क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने 2 घंटों में आपको इसके जवाब देने होते हैं, और क्वालिफाइंग नेचर का तो है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का ये पेपर क्वालिफाइंग है। जो क्वालिफाइंग किया है वो मैंने आपको पहले बताया। देखिए अब ये जो पेपर है सीसेट, वो 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है ना, 3 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है, 3 क्षेत्र से यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं कह लूं भैया, ये जो मैथ्स वाला मामला है, ठीक है, मैथ्स से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा मामला क्या है भैया, ये जो दूसरा मामला है वो रीजनिंग का है। क्या है, कहां से, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ये जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा कंप्रिहेंशन है ना, ये क्या है मैं आपको बताता हूं, कंप्रिहेंशन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथ्स तो सभी को मालूम है। अच्छा ये कहा है कि यूपीएससी ने कहा कि भैया 10वीं तक की मैथ्स पूछी जाती है, लेकिन मामला अब 10वीं से थोड़ा ऊपर जाता दिख रहा है, ठीक है, मामला अब 10वीं से ऊपर जाता दिख रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में, जैसे मैंने बताया कि पहले वो इतनी क्वेरीज नहीं होती थी बच्चों की कि सीसेट के बारे में थोड़ा आप बता दो, कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है इस पेपर को। तो ये जो मार्केट में डर का दौर चल रहा है सीसेट को लेकर, वो होना भी चाहिए, क्योंकि भैया अब इतना टफ पूछ रहे हो आप, और बच्चे कई बार ऐसा हो रहा है कि सीसेट में
जो है वो फेल हो जा रहे हैं और जो पेपर 1 जो जीएस का मैंने अभी डिस्कस किया प्रीलिम्स वाला, उसमें क्वालिफाई कर ले रहे हैं, लेकिन ये सीसेट में ही फेल हो जा रहे हैं। और जब आप सीसेट में ही फेल हो जाओगे तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। मतलब प्रीलिम्स बेशक आप इसमें कितना 100 में से आपने 80 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया और यहाँ आप फेल हो, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपकी कॉपी चेक होगी ही नहीं और आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। तो दोनों में पास होना जरूरी होता है ना। अब तो लोग इसीलिए डर रहे हैं कि भैया यहां तो कर लेंगे, मान लेते हैं ये पेपर बिगड़ गया तो साल भर की मेहनत जो भी है, साल 2 साल की जितनी साल की आपने जो हार्ड वर्क आपने किया होगा वो सारा का सारा चला जाएगा। तो भैया ये जो मैथ्स वाला मामला है, इस मैथ्स में कहने को तो 10वीं तक की मैथ्स को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला थोड़ा उससे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं। मैथ्स तो आप जानते हैं कि नॉर्मल जो मैथ्स पूछी जाती है, नंबर सिस्टम वगैरह, ये सिलेबस इसका जब क्लासेस आपकी शुरुआत की जाएंगी सीसेट की दिसंबर, अच्छा बच्चे पूछते हैं कि इसकी भी होंगी, तो क्या भैया दिसंबर या जनवरी के आसपास इसकी क्लासेस शुरू की जाएंगे। और मामला ज्यादा आप ये कहें कि अगर वो क्लासेस आप करोगे तो चीजें आपके रेंज में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैथ्स तो आप जानते हैं, मैथ्स रीजनिंग वाला जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर में, सॉरी सेगमेंट में मैं ये कहूंगा, रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अब ये कहें कि थोड़ा सा मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रीजनिंग भी वो टफ करते चले जा रहे हैं। और आपका कंप्रीहेंशन, ये जो पेपर है या ये जो सेगमेंट है कंप्रीहेंशन का, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ये जो कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोधगम्यता, क्या बोलते हैं हिंदी में, बोधगम्यता, है ना, बोधगम्यता बोलते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, वो एक लंबा सा पैसेज दे देते हैं, मतलब पैसेज दे देते हैं और उस पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्रीहेंशन का वो मतलब है। रीजनिंग तो आप जानते हैं, रीजनिंग मैथ्स, लेकिन कंप्रीहेंशन कई लोग नहीं जानते होंगे। तो भैया बोधगम्यता का मतलब ये होता है कि आपको क्या किया जाता है, आपको एक लंबा पैसेज दे दिया जाता है, पैराग्राफ दे दिया जाता है ना, पैराग्राफ दे दिया जाता है एक लंबा, और ये पैराग्राफ से आपको क्या है, इसी से क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं इसी पैराग्राफ से, और आपको इसी पैराग्राफ से क्या करना होता है, आंसर करना होता है ना। अच्छा, जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो पैसेज पूछता है यूपीएससी, ये कभी कभी हिंदू न्यूज़पेपर से सीधा उठा लिया, उसके पैराग्राफ किसी आर्टिकल को उठा लिया, कभी बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर वाले आर्टिकल को उठा लिया, सीधा दे दिया, छाप दिया आपके पेपर में। तो इस तरह से वो करते हैं। ठीक है, अब हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये पेपर जो है, ये बोधगम्यता जो ये पेपर क्वेश्चन है, जो इसके क्वेश्चन बोधगम्यता वाले, कंप्रीहेंशन वाले जो क्वेश्चन है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी में उसे सॉल्व कर ले, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसे इंग्लिश में पेपर में, मतलब जो पैसेज दिया होता है आपके सामने वो इंग्लिश में भी दिया रहता है और हिंदी वालों के लिए हिंदी में दिया रहता है ना। तो जो जिसमें कंफर्टेबल है, जो जिसका मीडियम है, वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या प्रॉफिट होता है कि यहां पर पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में सीधा सीधा आपके सामने रखते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी वालों के लिए इसका ट्रांसलेशन यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, ट्रांसलेशन अब मशीनीकृत वाला, जो मशीन टूल वाला ट्रांसलेशन है, वो आपके सामने आता है। अच्छा, समस्या इस बात की प्रॉब्लम आती है कि आप कोई भी पैराग्राफ मान लेते हैं कि आप अपने सामने रखें और गूगल पे जाकर उसे ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो आप पाते हैं कि भैया उसका जो अर्थ है वो सही से मीनिंग नहीं निकाल पाता है। गूगल या मशीनी टूल्स कोई भी आप कर रहे हो, तो यहां पे क्या करता है यूपीएससी, सीधा इसको क्या कर देता है, आपके सामने रख देता है ट्रांसलेट करके। तो यहां पर कई बार होता है कि, कई बार क्या, बहुत अधिक बार यही होता है कि भैया ये जो हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सही से वो पैराग्राफ की मीनिंग भी नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी, अब आप किसी वर्ड को ट्रांसलेट करें आप गूगल पे, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी अलग ही मीनिंग निकल रही होती है और आप समझ भी नहीं पाते कि वाकई में इसकी जो हिंदी मीनिंग निकल रही है वो उसकी ही मीनिंग क्या है, उस हिंदी का मतलब भी आप नहीं समझ पाते हैं। तो ये हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो नेचर है, जो अभी पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने को ढालना होगा। तो कहने का मतलब है, इस पेपर का सबसे ज्यादा पार्ट ये है कि भैया ये जो कंप्रीहेंशन वाला पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने, उसमें आप एकदम, थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा गाइड ये करूं कि कंप्रीहेंशन में जब भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए, जो पैराग्राफ यानी कि जो पैसेज आपके सामने आ रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप आंसर करें। मतलब कह रहा, अगर पैसेज कोई है, जो पैराग्राफ कोई है, कंप्रीहेंशन आपके सामने कह रहा है कि ताजमहल जो है, कह रहा है ताजमहल जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, पैसेज ये कह रहा है,
और आपसे अगर क्वेश्चन वहां पर पूछा गया कि ताजमहल कहां है, तो आप इसका आंसर सही करने की कोशिश ना करें कि ताजमहल आगरा में है। पैसेज अगर कह रहा है कि दिल्ली में है ताजमहल, तो दिल्ली में है ताजमहल। तो कहने का मतलब यह है कि भैया कि यहां से हटकर कभी पैसेज आपके सामने आए, जो पैसेज कह रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उसके सही आंसर को आपको ऐसा ना करना है कि मतलब ये पैसेज को आपको सही नहीं करना है, एडिट नहीं करना है। जो कह रहा है वो कुछ भी कह रहे हैं उसी हिसाब से ही आंसर आपको करना। अपने एंड से अगर आप ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मामला यही बिगड़ जाएगा। यूपीएससी ने कितना भैया, लगभग 29 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी ने इस बार का जो 24 वाला एग्जाम हुआ इसमें इससे क्वेश्चन पूछे थे। और आई थिंक जो 23 में था वो 2023 वाला जो एग्जाम था उसमें 22 या 23 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी ने इस कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थोड़ी सी ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो बाकी जब ये क्लासेस होंगी तो आपको यहाँ पर डिस्कस किया ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और आपको इस तरह से ये पेपर 27 से 28 क्वेश्चन अगर आप इसमें सही कर ले जा रहे हो तो ये क्वालिफाई कर जाओगे आप पेपर इसको। अब ये 27 से 28 क्वेश्चन का मतलब 80 में से अगर आपके कट पिट के अगर मान लेते हैं 30 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। 27 से 28 तो मैं इस पे क्यों रखूं, लेकिन अब ये 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जा रहे हो तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप 30 को टारगेट करो। इतनी जो एक्यूरेसी है आपकी इतना ज्यादा हाई नहीं होगी कि आप 30 मानकर चल रहे हो तो 30 आप सही करके चले आओगे। नहीं, ये जो रेंज है आपको कम से कम आपको 45 से 50 क्वेश्चन आपको मिनिमम, मैं बहुत कम कह रहा हूं, 50 तो मानकर ही चलिए, 50 क्वेश्चन को आप टारगेट करिए कि इतने मेरे सही ही होने चाहिए बिल्कुल, तब जाकर आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी क्लासेस होंगी तो इस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये आपका प्रीलिम्स सीसेट वाला मामला है। ठीक है, सीसेट वाला मामला है प्रीलिम्स का। अब देखिए मेंस में आपके जो पेपर है मेंस वाला वो बहुत ज्यादा क्या है भैया, बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे है। ये जो मेंस वाली स्ट्रेटजी है वो मैं आगे अगली क्लास जैसे होगी, जैसे आज की क्लास हो रही है, अब आर्टिकल 20 हम देखने जा रहे हैं। मेंस वाला जो मामला है कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा मेंस वाला जो मामला है उसमें बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तोड़कर कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, यहां प्रीलिम्स के यही जो जीएस वाला पेपर मैंने पहले बताया ना, जीएस पेपर 1 और दूसरा क्या है, दूसरा सीसेट का है ना। तो ये जो जीएस पेपर 1 वाला मामला है इसमें मैंने 6 सब्जेक्ट आपको बताया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, इस तरह से हमने 6 सब्जेक्ट को क्या है देखा। अब देखिए यूपीएससी ने कहीं भी इन 6 सब्जेक्ट्स के अलावा यूपीएससी ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अपने प्रीलिम्स एग्जाम में आईआर को पूछेगा। आईआर का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इस सब्जेक्ट को यूपीएससी ने कहीं भी ये अपने सिलेबस में नहीं डाला है कि प्रीलिम्स में हम आईआर को पूछेंगे। लेकिन एग्जाम के ट्रेंड, एग्जाम के प्रीलिम्स के नेचर को ये देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपीएससी आईआर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि ये आईआर वाला मामला नहीं है, ये करंट अफेयर वाला मामला है, लेकिन मैं उसे करंट अफेयर से ना जोड़कर मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी आईआर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आईआर वाला जो पार्ट है वो आपको तैयार रखना चाहिए, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार रखना चाहिए वो जब क्लासेस होंगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप एक बार जब यूपीएससी के क्वेश्चन को, प्रीलिम्स के या मेंस के क्वेश्चन को आप सही से आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हो, डीप एनालिसिस करते हो, तो आप पाते हो कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन उनकी जो ये परसेप्शन है, उनकी जो अवधारणा है, ये गलत है। यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन क्वेश्चन ना रिपीट करके यूपीएससी टॉपिक को रिपीट करता है। बात को समझिएगा, जो सही ढंग से यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, सही ढंग से आपने एनालिसिस उसका किया तो आप पाओगे कि उस टॉपिक से यूपीएससी उसके आसपास के टॉपिक से क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये मामला सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, बल्कि ये मामला मेंस में बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। मैं तजुर्बे के साथ आपको बता रहा हूं, बिल्कुल तजुर्बे के साथ आपको बता रहा हूं मेंस के, कि भैया ये यूपीएससी प्रीलिम्स के अलावा मेंस में क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है।
तो भाई ये मानकर चलिए कि ये दिमाग से निकाल दें कि पीवाईक्यूज ये क्या है भैया, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, वो एक प्रकार से आप ये समझिए कि ये चाबी है यूपीएससी की, और आप अगर इस चाबी को हाथ में नहीं लोगे तो मामला आपसे बिगड़ जाएगा। तो भैया ये चीजें आपको क्लियर हुई तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, पढ़ा था, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएं आपकी क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, प्लीज आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और प्लीज लाइक का बटन दबाया करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों को, जैसा कि मैं बता रहा हूं। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत कहीं से फेस कर रहे हो आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें। और अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कहां 9711141048 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे डाउट सेशन किया जाता है आपका, लेट नाइट किया जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की जो लिंक है क्लास टेलीग्राम की, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर वहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। लिखते आपने कमेंट सेक्शन में कि क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। आर्टिकल 19 को हमने देखा था, अनुच्छेद 19 को, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस वाला मामला था, है ना, स्वतंत्रता जो वाक एवं अभिव्यक्ति वाला मामला था कि किस प्रकार से आप स्वतंत्र हो बोलने के लिए, लेकिन उसके आधार पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। किस प्रकार से आर्टिकल 19 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट सुनाया है, क्या क्या फैसले सुनाए हैं, आर्टिकल 19 के बारे में क्या क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी हमने लास्ट क्लासेस में देखा, ठीक है। अब देखिए, आज की क्लास में हम आर्टिकल 20 को देख रहे हैं, अनुच्छेद 20 को देख रहे हैं, ठीक है। मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार है ना, मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है ना, एफआर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, और ये मूल अधिकार अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 20 को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 किसी को मालूम है? कमेंट सेक्शन में एक बार आप लिखो, अनुच्छेद 20 क्या है, मालूम है? चलिए देखिए, ये जो अनुच्छेद 20 है वो साफ साफ ये प्रोविजन करता है, ये साफ साफ ये प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर दंडित किया जाएगा। क्या है मैं अभी बताता हूं, पहले लिख देता हूं। किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर दंडित, यानी पनिशमेंट जो है दंडित किया जाता है, जाएगा, ठीक है। ये विधि के उल्लंघन मतलब वायलेशन ऑफ लॉ। क्या है भैया? वायलेशन ऑफ लॉ। बात को समझिएगा, अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपको क्या है, आपको यहां पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट आपको दी जाएगी, कोई भी कानून अगर आप तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है? और कहा गया कि भैया यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है। क्या मतलब है? यदि तत्कालीन विधि में उस अपराध को, उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है। क्या मतलब? अपराध घोषित किया गया है। बात को समझिएगा, मतलब ये समझिए कि आपने, सरकार ने एक कानून बनाया है। मान लीजिए कि आप अगर जाते हैं बाइक से जा रहे हो, या फिर तो बाइक से आप जा रहे हो, अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हो तो ये क्या है, ये आप पर चालान काटा जाता है ना। तो ये क्या, ये कानून बनाया गया है ना कि आप क्या है, आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, बाइक से जब जा रहे हो तो हेलमेट पहन के जाओ। तो ये कानून है ना। अगर ये जो बिना हेलमेट के आप जा रहे हो, ये जो कार्य कर रहे हो बिना हेलमेट के आप जा रहे हो, तो ये क्या है, ये अपराध कर रहे हो ना, ये अपराध कर रहे हो ना। क्यों अपराध कर रहे हो? क्योंकि इसको ये कानून बनाया गया है ना कि भैया क्या, कि आपको हेलमेट पहन के जाना है, ये कानून है। तो ये कानून को अगर आप तोड़ रहे हो तो अपराध कर रहे हो। तो भैया ये क्या है, तो यही कहा गया, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन, अगर आप इसका कानून तोड़ रहे हो तो इसके लिए वायलेशन ऑफ लॉ अगर कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। आर्टिकल 20 इसका प्रोविजन करता है। क्लियर होगी बातें? चलिए इसको नोट डाउन कर ले, प्लीज इसे नोट डाउन कर ले। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने?
देखिए और क्या कहा है, और इसी में और भी चीजें कही गई हैं। क्या कही गई आर्टिकल 20 में ही? आर्टिकल 20 में कहा गया भैया कि अगर आपने घटना के बाद, कोई घटना हो गई उसके बाद कानून बनाकर आपको दंडित नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? घटना के बाद कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्कालीन विधि में जो मामला है, तत्कालीन विधि में जो क्या है, दंड है वही दिया जाएगा, दंड है वही दिया जाएगा, वही दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखिए सपोज दैट कोई घटना हो गई, ठीक है, घटना हो गई कोई, और कुछ ऐसी घटना हो गई जो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, और ऐसा लोगों को लग रहा है कि इसके लिए जो घटना हुई है इसके लिए जो दंड दिया जाता है वो दंड कम है। बात को समझिएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो मान लेते हैं जेठालाल ने कोई ऐसी घटना जेठालाल ने ऐसा कोई काम कर दिया, कोई एक अपराध कर दिया, और जो जेठालाल ने कुछ ऐसा अपराध किया है, जो ऐसा अपराध ऐसा लग रहा है कि जो अभी जो दंड दिया जाता है अभी इस अपराध के लिए वो कम है, तो ऐसा नहीं होगा कि जेठालाल को क्या है, कानून बनाकर, जेठालाल ने अभी तो अपराध कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अब कानून बनाकर और इसे क्या है उसके लिए सजा दी जाए, और ज्यादा कठिन सजा दी जाए। नहीं, जो अभी तत्कालीन विधि में इस अपराध के लिए क्या है प्रावधान किया गया है, इस अपराध के लिए जो तत्कालीन विधि में जो दंड देने के लिए जो रूल्स हैं, प्रावधान है, वही दंड दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? तो क्या है, घटना के बाद कानून बनाकर दंडित नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है कि भैया कितना भी बड़ा अपराध हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये अपराध जो किया है और जो दंड मिलता है इसके लिए वो कम है, ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो क्या है, ये जेठालाल को अभी तो अपराध इसने कर दिया, तो इसको जो जेठालाल को वही दंड दिया जाएगा जो अभी कानून में है। जो आप कानून बाद में बनाओगे, मान लेते हैं आप बाद में कानून बना रहे हो और ज्यादा इस अपराध के लिए और ज्यादा दंडित करने के लिए कि भैया ये जो अपराध किया जाएगा ऐसा वाला, वो और ज्यादा दंड दिया जाएगा अब इसके लिए, तो क्या भैया ये बाद में लागू होगा। जेठालाल अगर बाद में और यही अपराध करता है दूसरी बार, समझ रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति दूसरी बार, तो उस पर यह लागू हो, लेकिन घटना के बाद कानून बनाकर दंड नहीं दिया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। बात को समझ गए? घटना के बाद कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात क्लियर हो गई? तो ये क्या है, ये आर्टिकल 20 इस तरह से ये प्रोविजन करता है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। चलिए अब ये प्लीज इसे नोट डाउन करते चले। ये आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 ही ये सारा कुछ मामला चल रहा है, अनुच्छेद 20 का ही, ठीक है। अब देखते हैं एक और है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो देखते हैं। देखिए यदि कोई कानून है उसका निर्माण जो है वो बाद में हो, जो कानून है वो बनाया बाद में जा रहा है और लागू पहले हो जाए, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। क्या है अभी मैं बताता हूं क्या है। विधि का निर्माण, क्या है, विधि का निर्माण जो है, जो कानून है वो बाद में बने, क्या है, बाद में, ठीक है। मान लेते हैं कि 9 अगस्त है ना, आज आपकी 9 अगस्त है, तो भाई 9 अगस्त 2024 आज कानून बनाया जा रहा है, लेकिन लागू कब हो जाए, लागू पहले ही हो जाए। विधि लागू क्या है, ये जो लागू पहले हो जाए, पहले का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि 8 अगस्त 2023 को ये लागू हो गई हो, ठीक है। तो क्या है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, इस कंडीशन को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बात को समझिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, भूतलक्षी विधि। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं भूतलक्षी विधि, यानी कि जो पहले क्या भैया विधि का निर्माण बाद में किया जाए, इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसी विधि, ऐसी कंडीशन में जहां क्या है भैया, जहां विधि का निर्माण बाद में किया जाए, और क्या है, एवं विधि लागू क्या हो भैया, लागू पहले हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूत लक्ष्य विधि। बात क्लियर हो गई? मतलब 9 अगस्त 2024 आज कानून बनाया जा रहा है, लेकिन लागू पहले ही कर दिया जा रहा है। पिछले साल ही लागू कर दिया गया है, लेकिन बनाया आज जा रहा है, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं, भूत लक्ष्य विधि कहते हैं। अच्छा, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि घटना के बाद विधि बनाकर क्या है, कानून बनाकर क्या है, दंडित नहीं किया जा सकता, है ना। क्या है भैया? विधि कानून क्या है भैया? घटना के बाद, है ना। इससे पहले हमने देखा कि घटना के बाद कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, ये हमने देखा। लेकिन ये क्या है, यहां पर क्या है, यहां विधि का निर्माण तो बाद में हो रहा है, लेकिन विधि जो है, कानून जो है वो पहले लागू हो जा रहा है। तो इस ऐसी अगर कंडीशन हो रही है तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं, भूत लक्ष्य विधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर ले इसको, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, इसको नोट डाउन कर ले प्लीज। चलिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है। अब देखिए, इस मामले में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। वो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला पहुंचा, ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। केस का नाम था सतनाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। क्या मामला था? केस का नाम था सतनाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब सतनाम सिंह और पंजाब राज्य के बीच ये मामला चल रहा था और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये मामला किस पर था? यही भूत लक्ष्य विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पर ये कानून था, मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपराधिक मामलों में भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं होगी। बात को समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि भैया आपराधिक मामलों में भूत लक्ष्य विधि जो है ये लागू नहीं होगी, बात को समझिएगा। भूत लक्ष्य विधि क्या है? भूत लक्ष्य विधि अभी मैंने बताया ना कि भैया कानून का निर्माण बाद में हो और कानून लागू पहले हो जाए। अब ये बात बताइए, अगर कोई लागू कानून पहले, मान लेते हैं जेठालाल ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, जेठालाल ने कोई अपराध कर दिया और कानून में उसका कोई जो प्रावधान है, कहा है कि जो अपराध इसने किया है जेठालाल ने, इसके लिए 2 साल ही सजा दी जाएगी। ठीक है, जो अभी कानून कहता है कि 2 साल ही सजा दी जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है कि जेठालाल के लिए यहां पर कह दिया जाए कि 10 साल सजा यहां पर दे दी जाए या फांसी की सजा दे दी जाए, इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। बल्कि क्या है, जो उस वक्त कानून में दिया होगा वही सजा जेठालाल को मिलेगी। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भैया आपराधिक मामले, कुछ ऐसे मामले हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन मामलों में आप कानून पहले बनाकर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी 2 साल इस पे सजा दी गई है और आप क्या कर दो, कानून में तो 2 साल दी गई है और जेठालाल को क्या कर दो, अभी दे दो 10 साल की सजा और इसको क्या बोलते हैं, कानून बाद में बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। यहां पर क्या है, यहां कहा आपराधिक मामलों में भूत लक्ष्य विधि को लागू नहीं होगी, भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं की जा सकती, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों? क्योंकि भैया जेठालाल के लिए साथ क्या होगा, अन्याय हो जाएगा। जो कानून में दिया गया उस वक्त वही अपराध, वही जो अपराध का मामला है, जितना बनता है उतना ही जेठालाल को आप दो। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो भैया कहा क्या इस केस में, सतनाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाले मामले में, और ये कहा, और ये जो अपराध सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं होगी, ये तो साफ साफ 21 में भी कहा गया है ना। क्या? वही मैंने इससे पहले बताया ना 20 में कि भैया क्या कि कानून आप बाद में बनाकर सजा नहीं दे सकते, है ना। कानून मतलब क्या, अगर जो कानून में दिया गया है वही सजा, तत्कालीन कानून में जो दिया गया वही सजा आपको मिलेगी, आप कानून बाद में बनाकर नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो पहले ही कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को बार रिपीट किया कि भूत लक्ष्य विधि बनाकर, अगर आपराधिक कोई मामला हो और कोई मामला हो तो बात चल जाएगा, लेकिन अपराध वाले मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसी भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं होगी। बात क्लियर हो गई? और कोई मामला हो तो बात सही है, ठीक है, आप कर लो, लेकिन आपराधिक मामलों में ये चीजें नहीं होंगी, क्रिमिनल केसेस में ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जाएंगी, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मामला क्लियर कर लो आप।
क्लियर हो गई? तो प्लीज ये लिख लो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सतनाम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें कही। ठीक है भैया, ये प्लीज इसको नोट डाउन कर लें और उतना ही दंड दिया जाएगा जितना तत्कालीन कानून में है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए देखिए, इस सब मामले को नोट डाउन करने को इसलिए मैं बोलता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, और अगर आप मेंस में इसको कोट करते हो, कहीं मानते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक पर आप आंसर कर रहे हो और आप इसे कोट करते हो, तो यकीन मानिए कि आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब ये आर्टिकल अनुच्छेद 20(1) को हम देख रहे थे, यानी अनुच्छेद 20(1) को देख रहे थे। अब अनुच्छेद 20(2) क्या है, दूसरे में क्या कहा गया इसी अनुच्छेद 20 में, वो अब देखते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। क्या कहा है, अभी मैं बताता हूं उसका मतलब क्या है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 या उससे अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। बात को समझिएगा, सकती है। ये जो सजा वाला मामला है, किसी को आप प्रोसिक्यूटेड नहीं कर सकते, किसी को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। अगर ये प्रोसिक्यूटेड वाला मामला आएगा, मतलब अगर आपने कोई अपराध कर दिया, किसी ने कोई हत्या कर दी, ठीक है, मान लेते हैं किसी ने कोई हत्या कर दी, तो उस हत्या के लिए उसको एक बार तो सजा दे दी आपने। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बार बार आपको उसको सजा दो, दूसरी बार भी उसी सजा के लिए आप मतलब उसी अपराध के लिए सजा दो, फिर तीसरी बार भी उसी अपराध के लिए सजा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 या उससे अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार ही इसको क्या है, सजा आपको देनी है। नो पर्सन मे बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। ठीक है, एक बार से अधिक उसको सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर हो गई बातें भैया? उसको प्रोसिक्यूट आप नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये जो मामला है, ये जो कानून है, हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां? ये विधि हमने कहां से ली है? ये विधि हमने कहां से लिया? अमेरिका से ली है। ठीक है, अमेरिका से ली है, और इसको दोहरा दंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दोहरा दंड कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? दोहरे दंड के नाम से जानते हैं। इसको डबल जियोपर्डी के नाम से जानते हैं। क्या? डबल जियोपर्डी के नाम से जानते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये क्या है भैया? ये क्लियर हो गई बात है ना, कि एक अपराध के लिए किसी को 2 या उससे अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार उस अपराध के लिए एक ही बार आप सजा दोगे। क्लियर हो गई? अमेरिका से हमने लिया है, और इसको दोहरा दंड कहते हैं, डबल जेओपर्डी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? ये 20(2) में दिया हुआ है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए, ये आर्टिकल 20(2) कहता है, अनुच्छेद 20(2) कहता है। अब अनुच्छेद 20 तीसरे में यही क्या कहा गया, अनुच्छेद 20 में ही तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया वो देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है वो देखते हैं तीसरे पॉइंट में। देखिए, साफ साफ अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्या कहा भैया? किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर आप कहीं आपको पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस ऐसा नहीं कह सकती कि आप वो जो गुनाह है वो अपने खिलाफ आप गवाही दो, हाँ हमने ऐसा किया है। ठीक है, अपने खिलाफ गवाही के लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये आर्टिकल 23 में इसका साफ साफ जिक्र किया गया है। इस प्रकार से आर्टिकल 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है वो 3 खत्म हुआ। ठीक है, इसमें साफ और कुछ मामला है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए, आज का जो डिस्कशन था, पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि भैया जो यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, वो कैसे आप हैंडल करें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की।
20(3) में ये कहा गया, इस तरह से 20 आर्टिकल 20 खत्म हुआ। अब आर्टिकल 21 जो है वो हम फर्दर आगे की क्लासेस पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा भी है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम अगली क्लासेस में ये देखेंगे। बाकी इसे नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9711411048, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं 9711411048, इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्या है, आज आपका सैटरडे है, आज आपकी क्लास हुई। संडे कल आपकी क्लास नहीं होती है ना, तो संडे कल आपकी क्लास नहीं होगी। जो बच्चे अभी देख रहे होंगे इस वक्त तक भी वीडियो, तो उन्हें मालूम होगा, वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि संडे क्लास कल क्यों नहीं हुई। कमेंट में भी नहीं करोगे आप, व्हाट्सएप भी नहीं करोगे, आपको अंडरस्टूड होगा कि संडे क्लास नहीं होती। शुभम मिश्रा वाले चैनल पर कल आपको क्या है, एक वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, संडे वाले दिन। क्या एग्जाम से रिलेटेड, क्या है पेपर से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड क्या है, वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर ले शुभम मिश्रा वाले चैनल को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।